अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेने वाले हैं। उस क्वेश्चन के 6 पार्ट है, पहले क्वेश्चन को करेंगे भी और फिर उसको अंडरस्टैंड भी करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है ये देखो जरा। ये एक लूप है, ठीक है, MNOP एक लूप है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0। ठीक है, इसका जो लेंथ है वो L है। यहां पे इस टाइम पर इसका वेलोसिटी V है और यहां पे एक फोर्स लग रहा है F एक्सटर्नल का। ठीक है, और इसको आगे खींचा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर, अच्छा, इसका लूप का रेजिस्टेंस जो है वो दे रखा है। तो रेजिस्टेंस ऑफ लूप वो है R। रेजिस्टेंस ऑफ लूप कितना है बच्चों? R। क्वेश्चन नंबर पहला है करंट इन द लूप। करंट इन लूप इस टाइम पे, ठीक है, एट एनी टाइम टी, या टाइम टी लिखता हूं सीधा डायरेक्ट, टाइम टी पे ये हालत है। ठीक है, करंट इन लूप तुमसे पूछा है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है मैग्नेटिक फोर्स ऑन लूप। एफएम के ब्रैकेट में देता हूं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तुम कहोगे सर आपने दोनों के लिए दिए कि देते, अगली बार एफएम यूज कर लेंगे। ठीक है, एफएम का मतलब मैग्नेटिक फोर्स ऑन लूप। तीसरे सूरत हाल में उसने पूछा है थर्ड क्वेश्चन है, मैं सारा मिक्स कर देता हूं। फाइंड F external so that velocity of loop remains constant. फोर्थ क्वेश्चन है पावर डिलीवर्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स, और बाकी वाला क्वेश्चन का क्वेश्चन ऊपर लिख रहा हूं, पावर डिलीवर्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स कोमा एक्सटर्नल फोर्स एंड थर्मल पावर। ठीक है, थर्मल पावर जो इलेक्ट्रिकल थर्मल पावर होती है ना, जो आई स्केयर आर होती है, ठीक है, वो उसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, एंड थर्मल पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल थर्मल पावर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो और हो सके तो ट्राई करो। और बहुत आसान क्वेश्चन है, तुम कर सकते हो। एटलीस्ट पहला बड़ा आसान है, दूसरा कुछ लोग कर सकते हैं, फिर आगे जो लोग कर पाएंगे वो आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे वाली चीजें ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन तुम चाहो तो चारों के चारों पार्ट एब्सोल्युटली सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैग्नेटिक फोर्स लूप पे क्या होता है? IL क्रॉस बी। अगर तुम भूल गए हो तो मैग्नेटिज्म से, ठीक है, मैं तुम्हें याद दिला देता हूं, IL क्रॉस बी होता है। अब तो तुम सारे क्वेश्चन कर सकते हो A to Z। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल थर्मल पावर कुछ भी नहीं है, आई स्केयर आर है। अगर तुम्हें करंट मालूम पड़ गया तो उसका स्केयर करके इनटू में आर करोगे तो नहीं निकल जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन बड़े ही सरल हैं, तुम सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ निकालो, अपॉन में रेसिस्ट करंट आ जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स के लिए IL क्रॉस बी, 4 साइडें इसकी, तुम्हें ठीक से दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट करो और हो सके तो एक बार ट्राई करो। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन मत समझना इसको। करो जरा नोट और ट्राई करो इसे। अब पहला क्वेश्चन हमारे लिए है कि करंट निकालनी है। क्या बोलेंगे देखो जरा, मोशनल से कर देते हैं, चाहे तो फैराडे से भी कर सकते हैं इसको एक्स मानकर, लेकिन मोशनल से कर देते हैं, इसमें कोई भी ईएमएफ नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर सॉल्यूशन में हम जाएं तो पहला तो EPO 0 होगा। क्यों 0 होगा EPO? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि B ही 0 है। ठीक है, अच्छी बात है।
ENO भी 0 होगा और EMP भी 0 होगा। ये दोनों क्यों 0 होंगे? क्योंकि लेंथ इज पैरेलल टू वेलोसिटी। तो सिर्फ MN में आएगा, EMN का वैल्यू हो जाएगा BVL, क्योंकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और EMN ही E लूप होगा, क्योंकि बाकी तो 0 है। इसका वैल्यू कितना होगा बच्चों? BVL हो जाएगा। तो करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा लूप में? BVL/R। ये हो गया पहले वाले पार्ट का आंसर। ये सभी का आ जाना चाहिए था, ठीक है। एनीवेज, दूसरे वाला पार्ट, F मैग्नेटिक। अब इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स 0, तो F PO पे 0, क्योंकि B ही नहीं है, और फोर्स होता है IL क्रॉस B, ठीक है। और यहां पे लिखेंगे FNO पे इज इक्वल टू माइनस ऑफ FMP हो जाएगा। तो जो इस वाले पे होगा, अगर तुम देखोगे करंट कैसा फ्लो करेगा भाई, इसको मैं फ्लक्स वाले एंगल से भी देख सकता हूं और किससे देख सकता हूं? मोशनल से, दोनों से देख सकता हूं। तो अगर मैं इसको फ्लक्स वाले एंगल से देखूं तो ये बाहर जा रहा है तो फ्लक्स कम हो रहा है, फ्लक्स कम हो रहा है तो फ्लक्स को बढ़ाओ, तो ऐसा करंट आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करंट आना चाहिए, है ना। और अगर मोशनल से भी देखूं तो V क्रॉस B पॉजिटिव पोलैरिटी की तरफ पॉइंट करता है, तो V ऐसा, क्रॉस B अंदर की तरफ, तो ये पॉजिटिव पोलैरिटी यानी ऐसा, तब भी करंट ऐसा ही फ्लो करेगा। दोनों सूरत में करंट ऐसा फ्लो करेगा। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है तो IL क्रॉस B, L का डायरेक्शन भी होता है जो I का होता है, तो L का डायरेक्शन ये B अंदर की तरफ, तो यहाँ पे फोर्स आया ऊपर की तरफ, जो कि कैंसल आउट हो जाएगा इस वाले फोर्स के साथ, क्योंकि यहां पर भी करंट ऐसा आएगा और फोर्स नीचे की तरफ आएगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, कैंसल आउट हो जाएगा। सिर्फ यहां का फोर्स जो है वो पीछे की तरफ बचेगा, जिसको मैं मैग्नेटिक फोर्स बोल रहा हूं, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि F जो लूप पर आएगा वो वही होगा जो F, ठीक है, F जो लूप पर आएगा, मैग्नेटिक फोर्स जो लूप पर आएगा, FM जो लूप है वो वही होगा जो F मैग्नेटिक किसके ऊपर होगा? MN के ऊपर होगा, ठीक है। तो अब हमें ये निकालना है, कितना होगा बच्चों? ILB, ये हो जाएगा ILB, है ना। और लेंथ L है, करंट इसमें I फ्लो कर रहा है, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B है। करंट का वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, करंट का वैल्यू है BLV/R इंटू में LB, ठीक है। तो इसको अगर तुम चाहो तो क्या लिख सकते हो? B² L² V/R, ठीक है। इसको मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, तुमने नोट तो कर ही लिया है, ठीक है। ज्यादा इरेज नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन सिर्फ ये दो ही इरेज कर रहा हूं, जो सोल्व करता जाऊंगा उनको इरेज करता जाऊंगा। तो यहां पर हमारा सेकंड वाले पार्ट का आंसर आ गया कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो लूप पर कितना आ गया बच्चों? B² L² V/R। ये हो गया सेकंड वाले पार्ट का आंसर, ठीक है। अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स पीछे आना ही चाहिए, क्यों आना चाहिए? ये वाली बात भी देखो, मैग्नेटिक फोर्स पीछे ही क्यों आना चाहिए? क्योंकि तुम्हारे लूप पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। अगर इंड्यूस करंट आया है तो एनर्जी डिसिपेट हो रही है कुछ ना कुछ थर्मल के फॉर्म में, ठीक है। I²R dt का इंटीग्रेशन, उतना हीट लॉस हो रहा है यहाँ पर, रेजिस्टेंस है ना, तो वो एनर्जी आ कहां से रही है? तो वो एनर्जी वो लूप की काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश करेगा। तो लूप की काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश करेगा तो वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेगा। तो वेलोसिटी के उल्टे डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है, तो ये बिल्कुल कंसिस्टेंट है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेंज लॉ भी ऐसी बोलता है कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि जो लूप से जो एनर्जी है वो निकाली जा सके, ठीक, टेक्निकली, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है वो, ठीक है। तो अगर एनर्जी यहाँ पे डिसिपेट हो रही है तो लूप की ही निकालनी पड़ेगी, तो लूप के जो वेलोसिटी उसे उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर FM इधर आता तो मुझे जो है वो उसके लिए जो है मुझे उसका सरप्राइज होता है, शॉक बोल सकते हो कि शॉक लगता कि भाई ऐसे आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी और साथ में यहाँ पे करंट भी, एनर्जी भी डिसिपेट हो रही है। दोनों जगह अगर एनर्जी यहाँ पे डिसिपेट भी हो रही है और वहां पे बढ़ भी रही है तो गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो अगर एनर्जी डिसिपेट हो रही है इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में तो वो लूप की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आएगी, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स पीछे ही आना चाहिए था, जो कि आ भी रहा है। तो ये बिल्कुल कंसिस्टेंट है, जो भी हमारा हमने अब तक पढ़ा है और जो भी हमारी समझ है उसके साथ ये बिल्कुल कंसिस्टेंट है, और ये लेंज लॉ के साथ भी बिल्कुल कंसिस्टेंट है। ये डायरेक्शन जो है वो इंड्यूस करंट का ऐसा ही होगा कि एनर्जी जो है वो कंजर्व रह सके, ठीक है। खैर, थर्ड पे आते हैं, फाइंड F एक्सटर्नल सो दैट वेलोसिटी ऑफ लूप रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब तुम जानते हो अगर तुमने F एक्सटर्नल नहीं लगाया तो एनर्जी डिसिपेट हो रही है, और ये एनर्जी किससे लेगा? ये एनर्जी लेगा
इस लूप की काइनेटिक एनर्जी से, तो इसका वेलोसिटी को, स्पीड को डिक्रीज कर देगा। अगर तुम चाह रहे हो कि स्पीड डिक्रीज ना हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम एनर्जी वाला एंगल छोड़ो। अगर तुम्हें स्पीड तुम चाह रहे हो कि डिक्रीज ना हो तो एक्सेलरेशन जीरो आना चाहिए, तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो जितना मैग्नेटिक फोर्स हो रहा है उतना ही तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स भी लगा देना है। तो थर्ड वाले केस में हम क्या बोलेंगे बच्चों, थर्ड वाले केस में हम बोलेंगे इफ v इज टू रिमेन कांस्टेंट, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन शुड बी जीरो, और इसका मतलब एफ नेट जो है वो जीरो। इसका मतलब हम क्या बोल देंगे कि एफ एक्सटर्नल जो है वो एफ मैग्नेटिक के बराबर होगा, एटलीस्ट इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन में तो अपोजिट है। इसका वैल्यू कितना है, बी स्केयर एल स्केयर वी बाय आर। ठीक है, ये हो गया हमारे थर्ड पार्ट का आंसर। अब हम करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। पहले इन तीनों पार्ट को लिख लो ताकि फोर्थ पार्ट की थोड़ा स्पेस बने, फिर हम फोर्थ पार्ट को करेंगे और फिर कुछ इसमें से सीखेंगे भी चीजों को कि भाई क्या क्या चीज हमें सीखने को मिल रही है। ठीक है, पहले इसको नोट करो, फिर ये क्वेश्चन नहीं है, ये अपने आप में एक कंसेप्ट है, ये अपने आप में हम एक थ्योरी डेवलप करेंगे इसमें से। ठीक है, थ्योरी बोल सकते हो या फिर मतलब कुछ ना कुछ सीखेंगे इसके अंदर, थ्योरी तो नहीं है एग्जैक्टली बट सीखेंगे क्या। ठीक है, तो इसको तुम क्वेश्चन की तरह मत लो, इसको हमें एक समझ यहाँ पर डेवलप करनी है अपनी। ठीक है, वो हम डेवलप करेंगे फोर्थ पार्ट हो जाने के बाद। पहले तीनों पार्ट नोट करो फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो अब आते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। पावर डिलीवर्ड निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रिकल थर्मल पावर भी निकालनी है। ठीक है, तो देखो जरा कैसे करेंगे। तो पहले मैं निकाल देता हूं एक्सटर्नल वाली, लेट्स से। तो पावर एक्सटर्नल, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो पावर एक्सटर्नल होता है, तुम अगर जानते हो तो ये होता है फोर्स एक्सटर्नल डॉट में वेलोसिटी। ठीक है, फोर्स एक्सटर्नल डॉट में वेलोसिटी होती है। तो फोर्स एक्सटर्नल कितना है, अच्छा चाहे तो हम यहाँ पे वैल्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि हर केस में ये फोर्स एक्सटर्नल ना हो। ठीक है, इस बार उसने बोला है कि फोर्स एक्सटर्नल ऐसा होना चाहिए कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, बट कल कुछ और लिख सकता है वो। तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे एफ एक्सटर्नल इनटू में वेलोसिटी। ये हमारा पावर एक्सटर्नल हो गया। ठीक है, वेलोसिटी आगे की तरफ है तो फोर्स भी आगे की तरफ और वेलोसिटी भी आगे की तरफ। ठीक है, इस वाले केस में अगर तुम देखोगे, अगर थर्ड वाले फोर्स की वैल्यू के लिए ही पावर पूछी जाएगी तो एफ एक्सटर्नल का वैल्यू भी यहां पे पुट कर देंगे हम। ठीक है, एनीवेज हम आते हैं अभी यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट में, पावर मैग्नेटिक। तो पावर मैग्नेटिक कितना होगा बच्चों, वही वाली बात, एफ मैग्नेटिक, वेलोसिटी वी, लेकिन दोनों में एंगल 180 का होगा, वेलोसिटी आगे मैग्नेटिक फोर्स पीछे, तो नेगेटिव पावर हो जाएगा। पावर मैग्नेटिक में इसका वैल्यू भी देते हैं, कितना हो जाएगा, माइनस बी स्केयर एल स्केयर आर वी। ठीक है, ये तो फोर्स था, एक और वी आ गया, तो वी और वी कितना हो जाएगा, वी स्केयर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे ये वाली बात कितनी हो जाएगी, माइनस में बी स्केयर एल स्केयर वी स्केयर बाय आर। ठीक है, पावर मैग्नेटिक हो गया। अब अगर पावर थर्मल की बात करें, ठीक है, ये तो हो गया। पावर थर्मल की बात करें, ठीक है, तो वो हो जाएगा आई स्केयर आर। तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, आई का वैल्यू कितना है, बी एल वी बाय आर का स्केयर इंटू में आर, तो एक आर कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा बी स्केयर एल स्केयर वी स्केयर बाय आर। तो यहां पर कई लोग ये सवाल भी पूछ लेते हैं, पावर थर्मल हो गया बच्चों। ठीक है, पावर थर्मल, तो कई लोग यहां पर ये सवाल भी पूछ लेते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स कर क्या रहा है। यहां पर देखो, मैग्नेटिक फोर्स कुछ नहीं कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लूप से एनर्जी निकाल के अपने पास नहीं रख रहा है, उसको थर्मल में कन्वर्ट कर रहा है। तो टेक्निकली हो क्या रहा है, मैग्नेटिक फोर्स नेगेटिव वर्क कर रहा है, तो इससे एनर्जी निकाल रहा है लूप से, और उस एनर्जी को, उसी एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, और वो इलेक्ट्रिक में तुम उसको बल्ब जलाओ, जो मर्जी जलाओ, उसमें तुम उसका यूज उठा सकते हो। ठीक है, यही तुम्हारा जो है वो इलेक्ट्रिकल जनरेटर भी है कि मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स तुम्हारा यहां पर जो है वो तुम्हें हेल्प कर रहा है। मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी को कम कर रहा है। ठीक है, लूप से उल्टे डायरेक्शन में लग करके, और जो एनर्जी उसको मिल रही है उसको इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है। उतना ही एनर्जी, दोनों एनर्जी बराबर है, देखो मैग्नेटिक भी उतना ही है, उतना ही थर्मल डिसिपेटेड है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि लूप से दोनों लोग एनर्जी निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक भी निकाल रहे हैं और थर्मल भी निकाल रहे हैं, नहीं, जो मैग्नेटिक है, जो निकाली है मैग्नेटिक ने, वही थर्मल के फॉर्म में यहां पर अपीयर हो रही है। तो मैग्नेट जो है वो एज सच जो है वो कोई भी एनर्जी नहीं निकाल रहा है, वो सिर्फ उसको लूप का एनर्जी नहीं निकाल रहा है, लूप के काइनेटिक एनर्जी को लूप के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है।
ठीक है, तो ये वाली बात भी यहां से हम बोल सकते हैं। इस पूरी बात को नोट कर लो, फिर मैं इसी क्वेश्चन में तुम्हें कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, दो पॉइंट ऑफ व्यू से, एक फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या समझाने की कोशिश करूंगा वो मैं तुम्हें अभी बताता हूं, पहले इस वाली बात को नोट कर लो। ये क्वेश्चन हमारा पूरा सोल्व हो गया, इससे हमें सीखना क्या है वो हम अभी अपने आने वाले 20 मिनट में देखेंगे, ठीक है। तो पहले इस वाले पार्ट को भी नोट कर लो ताकि हमारे पास पूरा स्पेस बन जाए। क्वेश्चन हमने पूरा सोल्व कर लिया, ठीक है, लेकिन सीखेंगे अब इससे। क्वेश्चन सिंपल था, क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। दो तरीकों से हम सीखने की कोशिश करेंगे, पहले फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसके बाद हम सीखने की कोशिश करेंगे एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो जरा कैसे काम करेंगे यहां पर। पहले मैं फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता हूं, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स इतना है b स्क्वायर l स्क्वायर v बाय r, ठीक है। ये मैंने इरेज नहीं किया, इसको मैंने अपने पॉकेट में रख लिया, ठीक है। तो हम कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पहला है फोर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो फोर्स, एक सेकंड मैं इंक भर लेता हूं इसमें, देखो जरा। तो फोर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तीन केस लूंगा। केस नंबर वन, जब एक्सटर्नल फोर्स मैग्नेटिक के बराबर है, तो उस केस में बच्चों क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी ऑफ लूप विल रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होगी हम यहां पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एफ एक्सटर्नल पहले केस में मैं F1 बोल देता हूं, ठीक है। तो लेट्स से कि एफ एक्सटर्नल पहले केस में F1 के बराबर है, विच इज इक्वल टू एफ मैग्नेटिक, ठीक है। तो यहां पर एफ एक्सटर्नल का वैल्यू F1 है जो कि mg के बराबर है। तो अगर ये इस केस में मुझे वेलोसिटी निकालनी हो तो वेलोसिटी कैसे निकालूंगा, एफ एक्सटर्नल तो F1 हो गया और एफ मैग्नेटिक कितना है बच्चों, एफ मैग्नेटिक तो हमेशा देखो, अगर ये वाली बात समझने की कोशिश करना, हाँ ये वाली बात भी मुझे लिखनी चाहिए पहले, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं, केस 1 में ऐसे लिख देता हूं, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू एफ मैग्नेटिक, ठीक है। अब मैं यहां पे ये वाली बात लिख देता हूं, एट एनी टाइम t इफ वेलोसिटी ऑफ लूप इज v, अगर लूप का वेलोसिटी v है तो ईएमएफ फॉर श्योर कितना होगा, BLV। करंट फॉर श्योर कितना हो जाएगा, BLV बाय R। और एफ मैग्नेटिक फॉर श्योर कितना हो जाएगा, B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R, इररिस्पेक्टिव ऑफ एफ एक्सटर्नल, इररिस्पेक्टिव ऑफ एफ एक्सटर्नल। यानी एफ एक्सटर्नल का जो मर्जी वैल्यू हो, अगर किसी टाइम पे एट एनी टाइम t अगर इसका वेलोसिटी लूप का v है तो ईएमएफ फॉर श्योर BLV होगा, ठीक है। एफ एक्सटर्नल जो मर्जी हो, करंट फॉर श्योर ये होगा, मैग्नेटिक फॉर श्योर ये होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एफ एक्सटर्नल। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लूप का वेलोसिटी कितना है उस बात पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब हम यहां पर बोलेंगे अगर ऐसा है, ये वाली बात तो हमने ऐसे लिख ली है, ठीक है। फिर यहां से हम कंटिन्यू कर सकते हैं, इन दिस सिनेरियो वेलोसिटी ऑफ लूप विल रिमेन कांस्टेंट। और उसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, F1 इज इक्वल टू एफ मैग्नेटिक विच इज B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R। तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F1 इंटू में R अपॉन में B स्क्वायर L स्क्वायर। तो इसको जो है वो तुम लोग नोट करने जितनी है, पहले हमने ये केस नंबर 1 कर लिया, अब करते हैं केस नंबर 2। देखो केस नंबर 2 क्या होगा, केस 2, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं, मैग्नेटिक को वो हमने वहां पे नोट कर ही लिया, ठीक है। केस 2, अगर तुम्हारा एफ एक्सटर्नल अधिक हो जाता है, एफ एक्सटर्नल का वैल्यू लेट से F2 है और वो ग्रेटर देन एफ मैग्नेटिक है, तो उस सूरत हाल में क्या होगा बच्चों, देखो जरा। अगर एफ एक्सटर्नल बड़ा हो गया है एफ मैग्नेटिक से तो एक्सेलेरेशन भी पॉजिटिव आएगा। जब मैं एक्सेलेरेशन पॉजिटिव बोल रहा हूं उसका मतलब क्या है कि एक्सेलेरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऐसी
तो तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स भी इसी, अगर एक्सेलरेशन भी ऐसा ही है तो उसको मैं पॉजिटिव बोलूंगा, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के उल्टा उसको मैं नेगेटिव बोलूंगा। तो मैं बोलूंगा कि अगर एफ एक्सटर्नल एफ मैग्नेटिक से बड़ा है तो एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव। तो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि वेलोसिटी जो है, अच्छा पॉजिटिव लिख देंगे, वेलोसिटी विल इंक्रीज, वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब जो तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स है, अच्छा देखो एफ एक्सटर्नल जो है मैंने कांस्टेंट लिया है, ये मैं जरूर बोल रहा हूं यहां पर कि मैग्नेटिक से बड़ा है, ठीक है, लेकिन वैल्यू से कांस्टेंट है, ऐसे वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है, टाइम के साथ कांस्टेंट है, आगे जाओगे तब भी इसका वैल्यू F2 का F2 ही बना रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट विद टाइम है, ठीक है, बदलेगा नहीं, ठीक है, वैल्यू जरूर F1 है यहाँ पे, वो भी कांस्टेंट है, यहाँ पे वैल्यू F2 है लेकिन वो है कांस्टेंट, ठीक है, और मैग्नेटिक से बड़ी है। तो जैसे तुमने एफ एक्सटर्नल को मैग्नेटिक से बड़ा कर दिया तो लूप पे नेट फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ गया, जिसके कारण एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया वेलोसिटी की डायरेक्शन में, जिसके कारण वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। अब जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो एफ एक्सटर्नल तो कांस्टेंट है, बट एफ मैग्नेटिक तुम्हारा वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, v स्क्वायर l स्क्वायर v बाय r। तो यहां पर हम बोलेंगे एफ मैग्नेटिक भी इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। और आखिर में क्या होगा, आखिर में क्या होगा, एफ मैग्नेटिक, देखो एफ एक्सटर्नल तुम्हारा इतना है, एफ मैग्नेटिक यहां था, ठीक है, तो जैसे ही एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया तो वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ने से एफ मैग्नेटिक बढ़ा, तो बढ़ते 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 धीरे 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 एक टाइम आएगा जब इसके बराबर हो जाएगा। जैसे ही एफ एक्सटर्नल के बराबर होगा उस समय एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा और वेलोसिटी दोबारा से कांस्टेंट हो जाएगी, जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे होती है। समझना जरा क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर, F2 बड़ा है F मैग्नेटिक से तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी विल इंक्रीज, Fm विल इंक्रीज क्योंकि वो v पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इवेंचुअली Fm विल इंक्रीज टिल, ठीक है, इवेंचुअली नहीं जुटनी है, सीधा लिखते हैं यहां पर, Fm विल इंक्रीज टिल इट बिकम्स equal to F external. After that केस नंबर 1 रिपीट हो जाएगा, आफ्टर दैट A 0 हो जाएगा और वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी भी बोलते हैं। और अगर तुम्हें इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू का एक्सप्रेशन भी सेम आएगा, अब दोनों बराबर हो गए ना, Fm विल इंक्रीज till it's become equal to F external। तो F external का वैल्यू कितना है बच्चों, F2, और F मैग्नेटिक का वैल्यू कितना होगा, b स्क्वायर l स्क्वायर v बाय r। तो यहां से v का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, F2 इंटू में r अपॉन में b स्क्वायर l स्क्वायर। तो इसको टर्मिनल वेलोसिटी भी बोलते हैं, ठीक है, जो आखिर में टर्मिनल वेलोसिटी मतलब जब वेलोसिटी बदलना बंद हो जाए। अब मैंने क्यों यहां पर F एक्सटर्नल का वैल्यू F1 लिया है, सेकंड वाले में F एक्सटर्नल का वैल्यू F2 लिया है, क्योंकि अगर मैं इसको सिर्फ एफ एक्सटर्नल ही लिखता तो तुम्हें लगता दोनों में वेलोसिटी सेम आ रही है, ठीक है। ध्यान रखो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जरूर सेम है, जैसे अगर मैं बोलूं कि किसी का वेट कितना होता है mg, बट उसका मतलब ये नहीं है कि हर एक पे सेम फोर्स लगेगा, 10 kg है उसपे 100 लगेगा, 20 kg उसपे 200 लगेगा। तो सेम कहानी यहां पर है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जरूर सेम आ रहा है लेकिन ये वाला वेलोसिटी अधिक होगा। अगर तुमने लेट से एफ मैग्नेटिक का वैल्यू 20 न्यूटन लिया है तो पहले केस में तुम्हारा F1 कितना था, 20 था, लेकिन दूसरे केस में F2 कितना है, 30 है। तो यहाँ पर वेलोसिटी का वैल्यू अलग होगा, एक्सप्रेशन जरूर जो है वो सेम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, अगर तुमने एफ एक्सटर्नल को बड़ा ले लिया वेलोसिटी एफ मैग्नेटिक से, तो धीरे धीरे वो वेलोसिटी को बढ़ाएगा, जिसके कारण एफ मैग्नेटिक बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते वो इवेंचुअली दोबारा से जो है वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर आ जाएगा। जैसे ही बराबर आएगा एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा और एक्सेलरेशन 0 होते ही वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और जैसे ही वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी तो मैग्नेटिक फोर्स भी बढ़ना बंद कर देगा और वो उतना ही आकर के अटक जाएगा, ठीक है, और वो उसी वेलोसिटी से जो है वो गति करता रहेगा, मूवमेंट करता रहेगा, ठीक है। केस 2 ये हो गया। केस 3 हम अभी डिस्कस करेंगे, इसको तुम नोट कर लोगे। तो केस 3 में लेंगे कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू F3 जो कि एफ मैग्नेटिक से छोटा होगा। उसमें क्या होने वाला है, अगर एफ मैग्नेटिक जो है वो तुम्हारा एफ मैग्नेटिक से छोटा हो जाएगा तो नेट फोर्स पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार क्या है, एफ मैग्नेटिक बड़ा, एफ एक्सटर्नल छोटा, ठीक है। तो ये तुम्हारा लेट से एफ मैग्नेटिक है, ये तुम्हारा एफ एक्सटर्नल है, ठीक है। तो इस बार एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव, वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज। अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो एफ मैग्नेटिक भी डिक्रीज करेगा, तो धीरे धीरे एफ मैग्नेटिक घटते घटते दोबारा से एफ एक्सटर्नल के बराबर आ जाएगा। पहले वाले केस में दोनों बराबर थे, दूसरे वाले केस में एफ मैग्नेटिक तुम्हारा जो है वो छोटा था, ठीक है, और एफ एक्सटर्नल तुम्हारा बड़ा था।
तो वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसके बराबर आ गया। तीसरे वाले केस में एफ मैग्नेटिक बड़ा है, ठीक है, और एफ एक्सटर्नल छोटा है, वो धीरे धीरे घटते घटते उसके बराबर आएगा। इवेंचुअली वो दोनों बराबर ही होने वाले हैं, तभी वेलोसिटी कांस्टेंट बनेगी। थर्ड वाले केस को मैं अभी डिस्कस करता हूं, हल्का सा तुम्हें हिंट दिया है, पहले इन दोनों को नोट करो फिर थर्ड वाला डिस्कस करते हैं। जल्दी नोट करो। वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों ला रहे हैं? वेलोसिटी कांस्टेंट हम नहीं लेकर के आ रहे हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट अपने आप हो जा रही है जब दोनों फोर्स इक्वल हो जा रहे हैं। अब देखो हो क्या रहा है यहां पर, जैसे वो पैराशूट होता है ना, जो पैराशूट जब खुलता है ना, पैराशूट में जो रेजिस्टेंस जो वो प्रोवाइड करेगा वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो जब तक वो नीचे वाला फोर्स बड़ा होता है तब तक क्या होता रहता है, उसका वेलोसिटी बढ़ता रहता है। जैसे ही वेलोसिटी बढ़ता रहता है तो mg तो जो है वो क्या है तुम्हारा, mg तुम्हारा जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, जो भी आदमी का वेट है इनटू में g। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा वेलोसिटी बढ़ रहा है तो वो पैराशूट वाला ऊपर वाला फोर्स जो है वो बढ़ रहा है। तुम खुद भी जानते हो, अगर तुम एक अपने ऊपर एक छतरी लेकर के बाइक चलाओगे तो जितना तुम्हारा स्पीड होगा उतना ही तुम्हारा रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है, स्टार्टिंग में mg बड़ा होता है, ये पैराशूट वाला बहुत फोर्स छोटा होता है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी नहीं होती। धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ रही है तो पैराशूट का रेजिस्टिव फोर्स बढ़ते 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 आखिर में क्या होता है, mg के बराबर हो जाता है। जैसे ही दोनों बराबर हो जाते हैं तो उस आदमी का एक्सेलरेशन 0, अब उसकी जो भी वेलोसिटी है वो बनी रहेगी, ठीक है, और वो उसी वेलोसिटी से आकर के धरती पे लैंड करेगा। इसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो जब भी ऐसा होता है कि दो फोर्स हैं और एक फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है तो आमतौर पे वहां पे टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट आता है, ठीक है। अगर वेलोसिटी ज्यादा होती है, मतलब अगर वो फोर्स ज्यादा होता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, वेलोसिटी उसकी कम होने लगती है और धीरे धीरे वो फोर्स कम होकर के, मतलब दो फोर्स होते हैं, एक कांस्टेंट होता है, एक वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होता है। तो ऐसे सूरत हाल में बहुत बार देखेंगे हम, आगे फ्लूइड में भी करेंगे, स्टोक्स लॉ के अंदर, वहां भी अगर तुम बॉल डालते हो फ्लूइड के अंदर तो वहां भी ये वाला सिनेरियो बनता है कि जो रेजिस्टिव फोर्स है वो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होता है। जैसे तुम्हारा वेलोसिटी बढ़ रहा है वैसे वैसे रेजिस्टिव फोर्स भी बढ़ता है और वो इवेंचुअली दोनों फोर्स बराबर हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहता है। ये हमारी चाहत नहीं है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से फाइनली मूव करे, ये ऐसा सिनेरियो होता है। अब तुम तीन ही तो केस कर सकते हो ना, या तो तुम एफ एक्सटर्नल को एफ मैग्नेटिक से बड़ा लो या छोटा लो या इक्वल लो, तीनों में ही आखिर में सेम सिचुएशन बन रही है कि दोनों फोर्स बराबर हो जा रहे हैं और वेलोसिटी वो कांस्टेंट हो रही है। तो ये केस हो रहा है, हम इसको लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, हमेशा ऐसा ही होगा। इन तीन के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि तुम चौथा जो है वो एफ एक्सटर्नल कैसा लगाओगे, छोटा लगाओगे, बड़ा लगाओगे, इक्वल लगाओगे, ठीक है। और तीनों में ही तुम्हारा वो अल्टीमेटली टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करेगा। मैं भी दिखाता हूं थर्ड केस, पहले इसको नोट कर लो जल्दी से। देखो अब जरा, अब हम चलते हैं थर्ड वाले केस में। थर्ड वाला केस में क्या होगा, दोनों नोट कर लिए होंगे तुमने वैसे ना, दोनों नोट कर लिए, दोनों कर दूं। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड में यहीं पे कर देता हूं, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा अपना। केस नंबर थर्ड में मैंने बोल दिया कि एफ एक्सटर्नल जो F3 के बराबर है वो एफ मैग्नेटिक से कम है। अगर वो एफ मैग्नेटिक से कम है, एफ मैग्नेटिक वैल्यू से 20 है, इसका वैल्यू 10 है, तो नेट फोर्स पीछे आएगा। नेट फोर्स पीछे आएगा तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर एक्सप्रेशन नेगेटिव हो गया तो वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करेगी, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो एफएम भी इंक्रीज नहीं करेगा, एफएम भी डिक्रीज करेगा। तो वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगी और एफएम भी डिक्रीज करेगा। और अगर एफएम डिक्रीज करेगा तो पहले एफएम बड़ा था ना, एफएम था 20, ये था 10, तो एफएम डिक्रीज करते करते इवेंचुअली क्या होगा, एफ एक्सटर्नल के बराबर आ जाएगा। एफएम विल डिक्रीज टिल इट बिकम्स इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। आफ्टर दैट उसके बाद एक्सेलरेशन 0, तो वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा तो एफ मैग्नेटिक भी कांस्टेंट हो जाएगा और किसके बराबर हो जाएगा, F3 के बराबर ही हो जाएगा। तो उस सूरत हाल में हम यहां पर बोल सकते हैं कि F3 इज इक्वल टू बी स्क्वायर स्क्वायर वी बाय आर, ये भी टर्मिनल वेलोसिटी ही है। एक्सप्रेशन जो है वो सेम बन करके आ रहा है। यानी कहानी क्या घट रही है, ठीक है, ये तो तुम नोट कर लेना, कोई टेंशन नहीं है, कहानी ये घट रही है। मैग्नेटिक फोर्स लूप पे आने वाला है अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स लूप पर आ रहा है। अब ये मैग्नेटिक फोर्स इस वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेगा क्योंकि इसको एनर्जी निकालनी है। अब हम इसका एनर्जी एंगल भी देखेंगे, ठीक है। अगर तुमने एक्सटर्नल फोर्स उतना ही लगा दिया जितना ये मैग्नेटिक फोर्स है तो लूप का वेलोसिटी जो है वही बना रहेगा और वही टर्मिनल वेलोसिटी भी है, ठीक है। अगर तुमने फोर्स मैग्नेटिक फोर्स पीछे, मैग्नेटिक वाले फोर्स से तुमने बड़ा फोर्स लगा दिया तो ये आगे की तरफ जो है वो एक्सेलरेट करेगा, इसका वेलोसिटी बढ़ेगा।
वेलोसिटी बढ़ने से मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा जो कि पीछे की तरफ था, ठीक है। तो एक्सटर्नल तुम्हारा ये, मैग्नेटिक तुम्हारा ये, धीरे धीरे मैग्नेटिक बढ़ेगा, बढ़ते 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 एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा। जैसे ही बराबर होगा तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगा वो टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगा, जिसको हमने अभी निकाला था सेकंड केस में। थर्ड सिनेरियो में तुमने एफएम छोटा लगाया है, ठीक है, एफएम इधर की तरफ है वो छोटा है, सॉरी एफएम बोल रहा हूं, एफ एक्सटर्नल तुमने छोटा लगाया है, ठीक है, और एफएम बड़ा है। तो अगर एफएम बड़ा है तो इस पे एक्सेलरेशन पीछे की तरफ आया नेगेटिव, तो वेलोसिटी को कम करेगा, ठीक है। इस वाले केस में क्या है, एफ एक्सटर्नल यहां पर है, एफ मैग्नेटिक यहां पर है, ठीक है। वेलोसिटी कम हो रही है तो एफ मैग्नेटिक कम होगा, कम होते 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 इवेंचुअली दोनों बराबर आ जाएंगे। तो अंत में अगर तुमने एफ एक्सटर्नल लगा करके रखा है तो अंत में हमेशा दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे। एफ एक्सटर्नल तो कांस्टेंट ही है, मैग्नेटिक एडजस्ट करेगा। अगर दोनों बराबर है तो बराबर ही है, अगर मैग्नेटिक जो है वो तुम्हारा कम था तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ऊपर आ जाएगा, अगर अधिक था तो घटते 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 नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो जैसे ही दोनों फोर्स इम्बैलेंस है तो वेलोसिटी चेंज करेगी, और वो कुछ ऐसे चेंज करेगी कि दोनों फोर्स इवेंचुअली बराबर हो जाए, ठीक है। तो ये हमने फोर्स वाला एंगल समझ लिया। थर्ड वाले पार्ट को नोट करो, इसी का मैं एनर्जी वाला एंगल समझाऊंगा जो कि बड़ी जल्दी हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। जल्दी नोट करो थर्ड वाले पार्ट को। तो इसके अंदर अगर मैं पावर वाला जो है वो दृष्टिकोण, पावर का पॉइंट ऑफ व्यू लूं, ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं पावर पॉइंट ऑफ व्यू। इसको तुम इस तरह समझ सकते हो, पावर बोलो या एनर्जी बोलो एक ही बात है, ठीक है, एनर्जी बोल सकते हो, पावर बोल सकते हो। तुम ऐसे समझ सकते हो इसको कि सपोज करो तुमने बैंक से उधार ले लिया, ठीक है, बैंक से तुमने बहुत सारा उधार ले रखा है कुछ भी, ठीक है, और तुमने लेट से 1 लाख रुपए उधार ले लिया और तुमने बोला कि मैं हर महीने 10-10 हजार रुपए की जो ईएमआई है वो दे करके चुका दूंगा, ठीक है, लेट से। अब बैंक वाले को मतलब नहीं है, ठीक है, बैंक वाला तुम्हारे पास आएगा, ठीक है, और तुमसे 10,000 रुपए ले जाएगा, बट तुम्हारे पास लेट से सपोज करो तुम्हारे पास पैसे हैं नहीं, तुमने अपने पड़ोसी से जो है वो हेल्प मांगी है, ठीक है, यार मेरी हेल्प कर दो, मेरे पैसे नहीं है। अब देखो 3 सिचुएशन बनेगी। बैंक वाले को मतलब नहीं है, बैंक वाला आएगा 10,000 रुपए महीने के आखिर में उठा करके ले जाएगा, ठीक है। अब सपोज करो तुम्हारे पड़ोसी ने भी तुम्हें 10,000 रुपए ही दिए, ठीक है, और बैंक वाला आया 10,000 रुपए उठा के ले गया, तो तुम्हारे पास ना तो पैसे बढ़े ना पैसे कम हुए, ठीक है। सेकंड सिनेरियो में बैंक जो तुम्हारा पड़ोसी है उसने तुम्हें 15,000 रुपए दिए थे, ठीक है, बैंक वाला आया 10,000 रुपए लेके चला गया, तो तुम्हारे पास 5,000 रुपए बढ़ गए। तीसरे वाले सिनेरियो में जो पड़ोसी उसने तुम्हें सिर्फ 5,000 रुपए दिए, बैंक वाला आया 10,000 तुमसे लेके चला गया, तो तुम्हारे पास 5,000 रुपए और कम हो गए जो तुम्हारे पास पहले थे, ठीक है। तो ये तुम्हारे 3 सिचुएशन है। यहां पर जो ये मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, ये यहां से इस लूप की एनर्जी निकाल रहा है, ठीक है, एनर्जी पर सेकंड जो है वही पावर होती है, तो b स्क्वायर l स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन में r, इतनी जो है ये एनर्जी पर सेकंड में इससे निकाल रहा है। अब ये जो एक्सटर्नल एजेंट है ये तुम्हारा पड़ोसी की तरह, ये बैंक की तरह, इसको इतना एनर्जी चाहिए ही चाहिए। अगर किसी समय पर वेलोसिटी v है तो ये चीज फिक्स हो चुकी है कि इतनी पावर ये विड्रॉ करेगा, ठीक है। अब ये तुम्हारा पड़ोसी हो गया है, अब इसके ऊपर दारोमदार है और ये लूप तुम हो। अगर इसने भी उतनी ही पावर दे दी, ठीक है, पर सेकंड उतनी ही पावर इसने भी दे दी जो वो निकाल रहा है, तो लूप का काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट बना रहेगा। अगर इसने ज्यादा पावर दे दी और निकाल कम रहा है तो लूप का काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लग जाएगा। अगर इसने पावर कम दी है ना और लूप ज्यादा निकाल रहा है तो फिर लूप का काइनेटिक एनर्जी कम होने लग जाएगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल ने अगर बराबर पावर दी मैग्नेटिक जो निकाल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लूप विल रिमेन कांस्टेंट, अगर ज्यादा दी तो काइनेटिक एनर्जी लूप का बढ़ जाएगा, और मैग्नेटिक से अगर कम पावर सप्लाई की तो लूप का काइनेटिक एनर्जी घट जाएगा। ये 3 सिनेरियो बनेंगे। तो पहला सिनेरियो क्या हो गया, पहला सिनेरियो हो गया पावर एक्सटर्नल इज इक्वल टू पावर मैग्नेटिक, और वो तभी होगा जब एफ एक्सटर्नल, ठीक है, पावर मैग्नेटिक, और ये घटना तभी घटेगी बच्चों जब ये फोर्स एक्सटर्नल जो है फोर्स मैग्नेटिक के बराबर होगा। भाई पावर एक्सटर्नल कितनी है, एफ एक्सटर्नल इंटू में वी, और पावर मैग्नेटिक कितनी है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर, ठीक है। तो एक वी से वी कट जाएगा, तो वही सिचुएशन दोबारा से आ रही है जो हमने देख ली थी ऑलरेडी फोर्स वाले पॉइंट पे, हमने देखा था ना कि जब एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू कितना हो बच्चों, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर हो, यानी कि जब एक्सटर्नल फोर्स मैग्नेटिक, अब ये क्या हो गया, टेक्निकली मैग्नेटिक फोर्स हो गया। तो जब फोर्स एक्सटर्नल का वैल्यू मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होता है तो दोनों की जो डिलीवर्ड पावर है वो भी बराबर होगी, मैग्नीट्यूड में एक
निकाल रहा है, दूसरा दे रहा है। तो इस सूरत हाल में क्या होगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लूप विल रिमेन कांस्टेंट, विल रिमेन कांस्टेंट। तो इस बात को तुम दोनों एंगल से देख सकते हो। दोनों एंगल कौन कौन से, अगर फोर्स वाला एंगल देखो तो दोनों फोर्स बराबर है, इसीलिए एक्सेलरेशन 0, इसलिए वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। और अगर पावर वाला एंगल देखोगे तो जितना पावर मैग्नेटिक फोर्स निकाल रहा है उतना ही पावर जो तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स है वो लूप को दे रहा है, तो लूप की एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। बात सेम ही है, देखने के दृष्टिकोण अलग अलग है। सेकंड वाला सिनेरियो हम बोल देते हैं कि पावर एक्सटर्नल जो है वो अधिक है पावर मैग्नेटिक से। तो वो तभी होगा जब एफ एक्सटर्नल जो है वो एफ मैग्नेटिक से अधिक होगा। इस सूरत हाल में क्या होगा, इस लूप का काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लग जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ लूप विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लूप विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। अब दोनों में एक चीज है, यहां पर देखो, दोनों में यहां पर एक फर्क है। वो क्या फर्क है कि एक्सटर्नल के पावर में सिर्फ एक वेलोसिटी आ रहा है, एफ एक्सटर्नल इंटू में वेलोसिटी, और मैग्नेटिक पावर में वी का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही काइनेटिक एनर्जी लूप की बढ़ेगी तो इसकी वेलोसिटी भी बढ़ेगी। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो पावर मैग्नेटिक ज्यादा जल्दी बढ़ेगा एज कंपेयर टू पावर एक्सटर्नल। तो इस सिनेरियो में क्या था, पावर एक्सटर्नल यहां पर है, पावर मैग्नेटिक कम है, लेकिन जैसे जैसे उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है तो पावर मैग्नेटिक बढ़ेगा और इवेंचुअली दोनों पावर्स जो है वो बराबर हो जाएंगे। जैसे ही बराबर हो जाएगा तो फिर लूप का एनर्जी दोबारा से कांस्टेंट हो जाएगा, उसका वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ लूप विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, ठीक है, एंड ड्यू टू विच, ऐसे लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ लूप विल स्टार्ट इंक्रीजिंग टिल पावर मैग्नेटिक बिकम्स इक्वल टू, सिंपली लिखते हैं टिल पीएम बिकम्स इक्वल टू पावर एक्सटर्नल। ठीक है, आफ्टर दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ लूप जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा और स्पीड भी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सेम ही बात है जो हमने फोर्स के एंगल से कल देखी थी कि अगर ये फोर्स बड़ा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी विल इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो एफ मैग्नेटिक बढ़ेगा। ठीक है, और बढ़ते बढ़ते एफ एक्सटर्नल के बराबर आ जाएगा और फिर जैसे ही बराबर होगा तो एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। सेम बात को हम एनर्जी के एंगल से बोल रहे हैं। ठीक है, यहां पर हालांकि दोनों बढ़ेंगे जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा, लेकिन ये वी स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, इसका पावर बी स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो वो ज्यादा तेजी से बढ़ेगा और ये थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा और वो इवेंचुअली कैचअप कर लेगा पावर एक्सटर्नल के साथ। थर्ड केस क्या होगा बच्चों, एफ ये पावर एक्सटर्नल है वो लेस देन तुम्हारा जो है वो पावर मैग्नेटिक होगा। उस सूरत हाल में इसका वेलोसिटी घटेगा। कब तक घटेगा, जब तक ये दोनों पावर बराबर नहीं हो जाती, उसके बाद दोबारा से कांस्टेंट हो जाएगा। तो थर्ड को भी मैं लिख दूंगा, बस मुझे यहाँ पे इनइक्वालिटी ये लगा दूंगा, इनइक्वालिटी ये लगा दूंगा और यहाँ पे इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग लिख दूंगा। बाकी सारी कहानी सेम रहेगी। इन दोनों बातों को नोट कर लो ताकि फिर मैं थर्ड बात यहाँ पर लिख सकूं। बस ये इनइक्वालिटी चेंज करूंगा, ये इनइक्वालिटी चेंज करूंगा और इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग लगाऊंगा। तो यहाँ पर हमारी ये बात पूरी होती है। क्या पूरी होती है भाई, अब पूरे पूरे को समराइज अगर मैं कर दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर एक लूप में से फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसके अंदर करंट भी होती है, और अगर करंट है तो वो एनर्जी जो डिसिपेट हो रही है करंट के अंदर वो लूप की काइनेटिक एनर्जी से निकालने की कोशिश करेगा। अब अगर तुमने लूप को एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू कुछ एनर्जी देने की कोशिश की तो हो सकता है कि लूप का काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज ना हो। अब इसमें 3 केस बनेंगे। अगर तुम एनर्जी उतनी ही दे रहे हो जितनी डिसिपेट हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट बनी रहेगी। अगर तुम ज्यादा एनर्जी दे रहे हो तो लूप का काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लग जाएगा, और जैसे जैसे लूप का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा वैसे वैसे जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है इलेक्ट्रिकल में वो भी बढ़ने लग जाएगी धीरे धीरे, और इवेंचुअली क्योंकि ईएमएफ बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर स्पीड बढ़ गया है तो ईएमएफ बढ़ जाएगा, ईएमएफ बढ़ जाएगा तो करंट बढ़ जाएगा, तो डिसिपेशन भी बढ़ जाएगा, और बढ़ते 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 जो डिसिपेशन है वो एक्सटर्नल वाले के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्सटर्नल ने कम जो है वो एनर्जी दे रहा है और डिसिपेट ज्यादा हो रही है तो इस लूप का काइनेटिक एनर्जी घटने लग जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी घटेगा तो धीरे धीरे स्पीड घटेगा, तो धीरे धीरे जो डिसिपेशन हो रहा था वो भी घटेगा और इवेंचुअली दोनों दोबारा से बराबर हो जाएंगे। तो अंत में तो दोनों बराबर होने ही वाले हैं अगर तुमने कोई भी एक्सटर्नल एजेंट यहां पर लगाया है। ठीक है,
तो इसको नोट कर लो बच्चों, थर्ड वाले पार्ट को मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो बात और क्लैरिटी आ जाएगी इसके अंदर। कोई डाउट है तो जरूर पूछे, नहीं तो इसको नोट करें। थर्ड केस में सेकंड को हमने लिख दिया थर्ड, ये इनइक्वालिटी गई ऐसे, फोर्स भी ऐसे हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लूप विल स्टार्ट इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग, टिल दोनों बराबर, आफ्टर दैट ये सारी बातें जो है वो सेम रहेंगी। तो थर्ड वाले पार्ट को भी बच्चों नोट कर लेना इसके साथ में। फिर हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, करो जल्दी नोट। डिस्ट्रॉय हो सकती है। हाँ, फिर जो ये जब ये एफ मैग्नेटिक हुए थे एक्सटर्नल, तब हमको हर कंडीशन में लाना पड़ेगा। ये एनर्जी फिर हम ऐसा एक तरह से खुद बना रहे हैं या घटा रहे हैं ना, वो तो गलत है ना। नहीं, अगर कोई एजेंट इसको अगर एनर्जी दे रहा है तो एनर्जी दे, जैसे मार्कर है, मार्कर को एनर्जी दे तो सकता हूं ना, काइनेटिक एनर्जी ऐसे, बट उसमें मुझे एनर्जी इसको देना पड़ा तो मेरा एनर्जी तो कम हुआ होगा, ठीक है, तभी तो मैं इसको एनर्जी दे पा रहा हूं। तो उसी तरह से कहानी है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि उसको हम एनर्जी दे रहे हैं तो एनर्जी हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये बॉडी के पास जो एनर्जी है, बॉडी के पास जो एक्टिविटी करने की जो एनर्जी है, जो ग्लूकोज बर्न होकर के जो मैं एनर्जी हासिल कर रहा हूं, उसी से तो हाथ मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी ही मैं इसको दे रहा हूं टेक्निकली, ठीक है। तो वो ही, तो यहाँ पे एनर्जी हम जो है क्रिएट करके नहीं दे रहे हैं, जो उसके पास जो एनर्जी एक्सटर्नल एजेंट का वो दूसरे को दे सकता है, ठीक है। ये मार्कर अभी रेस्ट में है, अब इसके पास एनर्जी आ गई, तो एनर्जी मैंने तो दी इसको, तो उतनी एनर्जी मेरी भी कम हो गई होगी, ठीक है। ऐसे दे नहीं रहे। एक और चीज ये ना, जैसे एफ एक्सटर्नल एफ मैग्नेटिक, ये बराबर करने के लिए ये मतलब करते क्या है एग्जैक्टली कि भाई जिससे इनका इक्वल आ जाता है? नहीं, करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। देखो ऐसी कहानी है, एक्सटर्नल फोर्स तुमने लगाया, ठीक है। अब अगर उसका वैल्यू बाय चांस मैग्नेटिक के बराबर रहा, है ना, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर रहा, तो लूप का वेलोसिटी जो था इस प्रेजेंट, जब तुमने एक्स स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ वेलोसिटी है टी इज इक्वल टू 0 पे, इसका वेलोसिटी v है। अगर तुमने एक्सटर्नल एजेंट नहीं लगाया तो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स आएगा पीछे की तरफ और वो धीरे धीरे वेलोसिटी को 0 कर देगा। क्योंकि वो क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है कि फ्लक्स चेंज ना हो, तो इसलिए वो चाह रहा है कि लूप मूव ना करे, लूप मूव ना करे तो लूप से उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगाए, तो इवेंचुअली वो उसको रोक देगा, ठीक है। अब तुम चाहते हो कि ये ना रुके, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, एक्सटर्नल एजेंट यहां पर लगा करके रखोगे, ठीक है। तो एक्सटर्नल जब तुम एजेंट लगाओगे, अब इसमें सिनेरियो बनते हैं 2-3 कि तुम्हारा एक्सटर्नल तुमने फोर्स लगाया उसका वैल्यू कितना है। अगर बाय चांस ये मैग्नेटिक के बराबर निकला तो फिर उसका वेलोसिटी कांस्टेंट बना रहेगा। अगर इसका वैल्यू ज्यादा हुआ तो वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होगा और इवेंचुअली एफएम बढ़ करके एफ एक्सटर्नल के बराबर अपने आप पहुंच जाएगा, ठीक है। और अगर तुम्हारा एफ एक्सटर्नल का वैल्यू कम हुआ तो इसका वेलोसिटी डिक्रीज होगा, क्योंकि नेट फोर्स पीछे की तरफ है और जैसे वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो एफएम का वैल्यू भी डिक्रीज होगा, ठीक है। और इवेंचुअली दोनों अल्टीमेटली बराबर हो जाएंगे। तो तुम्हें सोच के नहीं लगाना, देखो तुम इसको ऐसे समझो, टेक्निकली ये जनरेटर है, टेक्निकली जो भी हम काम कर रहे हैं ईएमआई में वो हर एक जनरेटर ही है। क्योंकि तुम कर क्या रहे हो, यहां पर तुम लट्टू जला रहे हो, करंट फ्लो कर रहा है तो लट्टू जल रहा है ना। और लट्टू कैसे जला रहे हो, तुम इसको खींच करके, अगर तुम नहीं खींचोगे तो जो भी तुमने वेलोसिटी दिया है वो थोड़ी देर में 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम इसको खींचते रहोगे, ठीक है, लेट्स से बहुत लंबा है, तुम इसको खींचते जा रहे हो, खींचते जा रहे हो, खींचते जा रहे हो, तो तुम क्या कर पा रहे हो, इसका वेलोसिटी को मेंटेन कर पा रहे हो और करंट फ्लक्स कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा और जो लट्टू है वो तुम्हारा जलता रहेगा, ठीक है। अगर सपोज करो तुमने, अब ये वाली चीज करनी थोड़ी सी मुश्किल होती है प्रैक्टिकली, अगर तुम देखोगे तो ये वाली चीज करनी मुश्किल होती है। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस को हम बार बार कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये एक हम इस तरह का सेटअप लेने की बजाय एक ऐसा सेटअप लेते हैं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो हम करने वाले थोड़ी देर में, एसी जनरेटर डीसी जनरेटर, एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, बोर्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और एक यहाँ पे मैंने एक ऐसे स्क्वायर लूप सा ले लिया। अब उसको मैं ऐसे घुमाता रहता हूं, ठीक है, जैसे जैसे मैं घुमाऊंगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल चेंज होगा, ठीक है। अगर एंगल चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो करंट पैदा होगी, करंट पैदा होगी तो उस पर एक ऐसा टॉर्क लगेगा जिसको रोकने की कोशिश करेगा। अगर तुम चाहते हो उतने ही ओमेगा से घूमता रहे
तो तुम्हें इसको एक्सटर्नली जो है वो घुमाना पड़ेगा। ठीक है, अब एक्सटर्नली कैसे घुमाते हो, उसको टरबाइन से कनेक्ट करते हो। टरबाइन को कैसे घुमाते हो, बहुत तरीके हैं, पानी से घुमा सकते हो, हवा से घुमा सकते हो, स्टीम जनरेट करके। स्टीम जनरेट करने के भी दो तरीके हैं, कोल से जनरेट करो, कोयले से, या तुम जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी से उसको जनरेट कर सकते हो। तो बेसिकली जब पानी, एक बार मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, ये फनी सा स्टेटमेंट सुना है नेट पे, तुम देखना कि वो बोल रहा था, बाबा जी पता नहीं कौन थे, कि भाई पानी अगर तुमने पानी से बिजली निकाली तो वो पानी जो है वो बेकार हो गया, फिर उसमें कुछ भी एनर्जी नहीं रही। तो पानी के अंदर से नहीं एक्सट्रैक्ट करते हैं, पानी सिर्फ टरबाइन को घुमाता है। क्योंकि तुम्हें, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिले, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कहां से आएगी, वो एजेंट को देनी पड़ेगी। मैकेनिकल ही इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही। जनरेटर क्या एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो मैकेनिकल एनर्जी, एक्सटर्नल एजेंट ही तो मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है, लेकिन हम ऐसा सेटअप यूज नहीं करते हैं क्योंकि टू एंड फ्रो मोशन जो है वो रिपीटेबल नहीं है। रिपीटेबल कौन सा है, गोल गोल घुमाना। तो इसलिए वो टरबाइन वाला सेटअप यूज किया जाता है, जहां पर टरबाइन के ऊपर पानी पड़ता है, टरबाइन घूमता रहता है, जिसके कारण अल्टीमेटली हो क्या रहा है, फ्लक्स चेंज। यहां पे भी क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। इसी के कारण जो है वो तुम्हारा ये करंट वगैरह जो है वो फ्लो कर रहा है। तो तुम इस एक्सटर्नल एजेंट को तुम उसकी तरह सोचो कि ये पानी का काम कर रहा है। यहां पर ये मैकेनिकल एनर्जी तो यही दे रहे हैं ना, किसी ना किसी को एनर्जी देनी पड़ेगी। अब तुम पानी भी ऊपर से ना गिराओ कि, तो तुम इस एक्सटर्नल एजेंट को एक उस सोर्स की तरह देखो कि जो है, जैसे टरबाइन घुमाते हैं ना, अगर तुम टरबाइन को नहीं घुमाओगे तो क्या होगा, थोड़ी देर तो लट्टू चलेगा, क्योंकि अगर तुमने घुमा करके छोड़ दिया है, ठीक है, तो थोड़ी देर तो लट्टू चलेगा, लेकिन एक ऐसा टॉर्क आएगा जो धीरे धीरे उस टरबाइन को रोक देगा इवेंचुअली। ठीक है, ऐसी कहानी इसकी है। तुमने इसको वेलोसिटी देके छोड़ दिया तो थोड़ी देर लट्टू चलेगा, लेकिन जैसे ही वेलोसिटी जीरो होगी लट्टू बंद हो जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि लट्टू जलता रहे तो तुम्हें चाहिए कि वेलोसिटी कम ना हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल एजेंट लगाना पड़ेगा, ताकि, है ना, ताकि जो है, अगर फोर्स के एंगल से देखोगे तो एक्सेलरेशन जीरो रहे, वेलोसिटी कांस्टेंट मेंटेन रहे। एनर्जी के एंगल से देखोगे ताकि जो एनर्जी लट्टू में डिसिपेट हो रही है वो एनर्जी लूप से ना ले, वो लूप की काइनेटिक एनर्जी से ना ले, इस एक्सटर्नल एजेंट से ले ले। जैसे टरबाइन में करते हैं ना, टरबाइन अगर गोल गोल घूम रहा है तो उसकी एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ना। अगर तुमने एक्सटर्नल एजेंट नहीं लगाया, पानी वगैरह तुमने नहीं गिराया, सो घुमाते तुमने नहीं रहा, तो जो लट्टू जल रहा है वो एनर्जी उस टरबाइन के काइनेटिक एनर्जी से निकाल ली जाएगी और थोड़ी देर में वो रुक जाएगा जैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो अगर तुम चाहते हो कि ये लगातार घूमता रहे तो तुम्हें वो एनर्जी जो है उसको बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बिल्कुल वैसी बात है। अगर मैं लेट से मेरा जो टैप है वो फर्स्ट फ्लोर पे और मैं ग्राउंड पे जो है वो पौधों में पानी दे रहा हूं, ठीक है। अब टेक्निकली पानी तो जो है पाइप के अंदर भी है, लेकिन अगर तुमने टूटी बंद कर दी, पीछे सप्लाई तुमने बंद कर दी, तो वो पानी थोड़ी देर तक ही मैं पौधों को दे पाऊंगा। जैसे ही वो पानी निकल जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूं कि कंटिन्यूसली सप्लाई चलती रहे, तो अगर यहां से डिसिपेशन हो रहा है तो पीछे से सप्लाई भी चलती रहनी चाहिए। ठीक है, तो सेम कहानी है यहां पर। अगर तुमने टैप बंद कर दिया है, थोड़ी बहुत देर तो पानी चलेगा, क्योंकि पाइप के अंदर पानी स्टोर है, वो तो फ्लो करेगा ही करेगा एटलीस्ट ना, अगर तुम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो। वही कहानी यहां पर है, वेलोसिटी उस पानी की तरह ही है। अगर तुमने एक्सटर्नल सोर्स नहीं डाला, यहां पर एनर्जी सप्लाई नहीं की लूप को, तो लूप जो है वो इवेंचुअली अपनी एनर्जी खो देगा और रेस्ट में आ जाएगा, फिर फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा, और फ्लक्स चेंज होना अगर बंद हो जाएगा तो करंट भी पैदा होनी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेटर ही है, कंसेप्ट सेम है, बस ये जो सेटअप है ये ऐसा है जो इजिली रिपीटेबल नहीं है, इसलिए हम टरबाइन वाला जो गोल गोल घूमने वाली चीज है वो ज्यादा लेते हैं, क्योंकि वो इजिली रिपीटेबल है। ठीक है, अब पानी ये तो नहीं कर सकता ना, इसको बाहर खींचे फिर इसको वापस से यहां पर ले आए फिर बाहर खींचे, ये वाला काम नहीं करता। हाँ, गोल गोल जरूर घुमा सकता है इजिली, तो इसलिए वो वाला सेटअप यूज किया था। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर है, डाउट है तो पूछो जरा। ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े क्वेश्चन में, बड़े आगे क्वेश्चंस में। ठीक है, देखो जरा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, अगला क्वेश्चन कर लेना अपने आप। ये एक रेल्स है, बहुत ही लॉन्ग रेल्स है, और ये जो है वो इनिशियली रेस्ट में है, ठीक है, यानी कि यू इसका 0 है, और तुमने यहां पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया जिसका वैल्यू
ठीक है, जिसका वैल्यू हम मान लेते हैं लेट्स से एफ नॉट, और ये कांस्टेंट है विद टाइम, बदलेगा नहीं, ठीक है। यहां पे रेजिस्टेंस है आर, मैग्नेटिक फील्ड पूरे रीजन में मान लेते हैं बी, ठीक है, इसका लेंथ मान लेते हैं एल। तो तुमसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो ये है, फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी, फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी। और क्वेश्चन नंबर 2 तुमसे पूछा गया है, फाइंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। वेलोसिटी रोड की जाहिर सी बात है, ठीक है, तो पीक्यू रोड है तो ये पीक्यू ले लेते हैं हम यहाँ पर, पीक्यू रोड का वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन मैं कर देता हूं, अगला क्वेश्चन तुम करना, ठीक है। पहले मैं इसको एनालिटिकली देखते हैं हो क्या रहा है टेक्निकली। देखो एनालिटिकली क्या होगा, शुरुआत में u 0 है, तो अगर मोशनल ईएमएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इन तीनों में तो वैसे ही नहीं आना कुछ भी ईएमएफ, क्योंकि ये तो रेस्ट में है, सिर्फ इसी के अंदर आ सकता है, लेकिन इसका भी u कितना है 0, तो ईएमएफ होगा ही नहीं। अगर ईएमएफ नहीं होगा तो करंट भी नहीं होगी, करंट अगर नहीं होगी तो मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सटर्नल फोर्स होगा, जिसके कारण इसका धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे इसका वेलोसिटी बढ़ेगा तो मोशनल ईएमएफ आएगा और एक करंट भी आएगा, और बिना देखे मैं बोल सकता हूं कि एफ मैग्नेटिक पीछे की तरफ ही आना चाहिए, नहीं तो एनर्जी वायलेशन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर एफ मैग्नेटिक तुम्हारा, एफ मैग्नेटिक कब आएगा, जब करंट फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है तो एनर्जी डिसिपेट हो रही है, तो एनर्जी कहां से निकलनी चाहिए, इसकी काइनेटिक एनर्जी से निकलनी चाहिए, तो फोर्स पीछे की तरफ आना चाहिए, ठीक है। तो बिना मैं डायरेक्शन देखे बोल रहा हूं कि जो फोर्स है वो हमारा कैसा आएगा, मैग्नेटिक का फोर्स पीछे की तरफ आएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स हमारा पीछे की तरफ आना चाहिए यहां पर। अब लेकिन स्टार्टिंग में उसका वैल्यू बहुत कम होगा, एफ मैग्नेटिक का वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम होगा, क्योंकि करंट बहुत कम होगा। करंट बहुत कम क्यों होगा, क्योंकि ईएमएफ बहुत कम होगा। ईएमएफ बहुत कम क्यों होगा, क्योंकि वेलोसिटी बहुत कम होगी, ठीक है, क्योंकि अभी तुमने स्टार्ट ही किया है, ठीक है। तो एफ मैग्नेटिक बहुत कम है, लेकिन एफ नोट का वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका वेलोसिटी बढ़ेगा। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा, ये तो कांस्टेंट ही है फोर्स, एफ मैग्नेटिक बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि ईएमएफ बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, ठीक है। धीरे धीरे एफ मैग्नेटिक बढ़ते बढ़ते, लेकिन एफ मैग्नेटिक बढ़ रहा है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी ये वाला फोर्स बड़ा है इसके मुकाबले, ठीक है। तो ये वाला फोर्स अगर अभी भी बड़ा है इसके मुकाबले, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी, ऑल्दो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। ये वाली मिसकंसेप्शन में तुम्हें कई बार बता चुका हूं कि अगर एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी डिक्रीज होगी। एक्सेलरेशन अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, तो ऑल्दो एक्सेलरेशन घट रहा है, क्यों घट रहा है, क्योंकि ये फोर्स तो कांस्टेंट है और पीछे वाला फोर्स धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही ना, है तो अभी भी ये वाला फोर्स बड़ा ना। तो अगर ये वाला फोर्स अगर अभी भी बड़ा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो धीरे धीरे इसका वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करता रहेगा। वेलोसिटी इंक्रीज करता रहेगा तो मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज करता रहेगा, इवेंचुअली मैग्नेटिक फोर्स इस फोर्स के बराबर आ जाएगा। जैसे ये दोनों फोर्स बराबर होंगे तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, वेलोसिटी 0 नहीं होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो मोशनल ईएमएफ बीएलवी भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो करंट भी कांस्टेंट हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फोर्स भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो पहले धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा था मैग्नेटिक फोर्स, अब वो कांस्टेंट हो जाएगा, और ये दोनों फोर्स बराबर बने रहेंगे, एक्सटर्नल भी उतना ही, मैग्नेटिक भी उतना ही, और इसका वेलोसिटी जो है वो लूप का कांस्टेंट हो जाएगा। इसी को हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो तुम्हें कभी भी अगर टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी हो तो तुम्हें एक काम करना है, नेट फोर्स को 0 कर दो, क्योंकि टर्मिनल मतलब जो अब वेलोसिटी बदलनी बंद हो गई है, जिस वेलोसिटी से वो टर्मिनेट कर रहा है, टर्मिनेट मतलब फाइनल वेलोसिटी जो है सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी मतलब वो अब चेंज नहीं कर रही है। अगर चेंज नहीं कर रही है तो एक्सेलरेशन शुड बी 0, यानी कि फोर्स मस्ट बी 0। तो यहां पर हम ये वाली बात लिख सकते हैं। सॉल्यूशन में अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन में मैं कैसे लिखूंगा बच्चों, चलो इसका सॉल्यूशन यहां कर देता हूं, आसान ही है। तो सॉल्यूशन में पहले का जो पार्ट है वो हम लिख देंगे कि फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, फॉर वी टर्मिनल, ठीक है, एक्सेलरेशन शुड बी 0, तो जो एफ नेट है दैट शुड बी 0। तो यहां पर बोल सकते हैं कि एफ मैग्नेटिक जो है उसका मॉडुलस एफ एक्सटर्नल के बराबर होना चाहिए, और एफ मैग्नेटिक कितना है बच्चों, वो होता है, हम देख चुके हैं, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर, एंड दैट बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर, और एफ एक्सटर्नल बच्चों इस बार कितना दे रखा है अपने को, एफ नोट दे रखा है, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है हमारी टर्मिनल, इसका कितना वैल्यू निकल करके आ जाएगा, एफ नोट आर बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी बच्चों तुमसे कभी भी तुमसे जो है
वो टर्मिनल वेलोसिटी जो है तुमसे पूछी जाए तो तुम्हें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, हमेशा जो है वो नेट फोर्स उसके ऊपर 0 कर दो। तो हमेशा तुम्हारा टर्मिनल का मतलब ये होता है कि जिससे वो टर्मिनेट कर रहा है, यानी कि जस्ट जो उसकी लास्ट स्पीड होगी, ठीक है, उसके बाद स्पीड बदलनी बंद हो गई है। तो अगर स्पीड चेंज होनी बंद हो गई इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन 0 मतलब नेट फोर्स 0। दो फोर्स है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। तो यहां पर जो vt का वैल्यू है वो F0r में b स्क्वायर l स्क्वायर निकल करके आ गया। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम सेकंड वाले पार्ट पे, फाइंड वेलोसिटी एट एनी टाइम t। देखो अगर तुम्हें ये वाली चीज निकालनी है, जाहिर सी बात है ये जो एक्सप्रेशन आएगा अगर उसमें तुम t का वैल्यू इंफिनिटी पुट कर दोगे तो टर्मिनल वेलोसिटी दोबारा से निकल करके आ जाएगा और हम ये वाला आंसर वेरीफाई भी कर लेंगे। लेकिन ये वाली चीज मैंने तुम्हें पहले से क्यों कराई है, क्योंकि कई बार वो तुमसे ये पूछता है कि फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी, तो उसके लिए तुम्हें vt निकालने की जरूरत नहीं है सच, तुम सिंपली जो है vt ऐसे डायरेक्टली निकाल सकते हो। ये क्या थोड़ा लेंदी बनता है प्रोसेस, ठीक है। अगर तुम्हें किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकालना है, थोड़ा अभी तुम देखोगे थोड़ा सा ये लेंदी बनेगा। अगर ये थोड़ा लेंदी बनेगा इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं इस तरीके से निकालूंगा टर्मिनल वेलोसिटी को, मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी कि पहले मैं v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालूंगा, फिर t का वैल्यू इंफिनिटी पुट करके टर्मिनल वेलोसिटी निकालूंगा, जिसकी वैल्यू यही आने वाली है F0r में b स्क्वायर l स्क्वायर। तो वो एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, उसको हमें नहीं अपनाना चाहिए। अगर हमसे टर्मिनल वेलोसिटी पूछी तो हमें डायरेक्ट निकालनी चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं जरा v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल के, सेकंड पार्ट इसका। तो सेकंड पार्ट अगर तुम देखोगे रोड का स्टार्टिंग में तो स्पीड 0 था, लेकिन तुमने फोर्स लगाया है तो रोड का धीरे 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 क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज करने लग जाएगा। और जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स भी पीछे की तरफ इंक्रीज करने लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम ये वाली बात लिख सकते हैं कि रोड PQ के ऊपर कि आगे तो फोर्स कांस्टेंट बना रहेगा F0, लेकिन पीछे भी एक फोर्स आने लग जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। इसका वैल्यू कितना होगा, b स्क्वायर l स्क्वायर v बाय r। ठीक है, और किसी टाइम पे मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v है, तो ये हमने बात लिख दी है एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t पे ये वाली बात लिखी गई। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहां पे लिख देंगे, तो सिग्मा नेट इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितना है बच्चों, F0 माइनस में F मैग्नेटिक विच इज b स्क्वायर l स्क्वायर v बाय r, और ये मास, और एक्सेलरेशन कितना होगा dv बाय dt। ठीक है, तो ये हमने यहां पे इंटीग्रेट, इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा F0 r माइनस में b स्क्वायर l स्क्वायर v बाय r, m को भी नीचे ले आए, इज इक्वल टू dv बाय dt। ठीक है, t को इधर ले जाएंगे, इसको नीचे ले आएंगे, तो ये बन जाएगा dt अपॉन में m बाय r इज इक्वल टू dv अपॉन में F0 r माइनस में b स्क्वायर l स्क्वायर v। जल्दी से इस वाले पार्ट को नोट करो ताकि मैं इसको इरेज कर दूं। ठीक है, और उसको इरेज करके फिर मैं आगे ये वाली चीज यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। तब तक मैं थोड़ा इंक भी डाल लेता हूँ इसके अंदर, थोड़ी सी इंक जो है वो कम हो गई, खत्म हो गई इसके अंदर, तो मैं थोड़ी सी इसके अंदर इंक भी डाल लेता हूँ, है ना। जल्दी से इसको नोट कर लो साइड वाले को। अब अगर तुम देखोगे यहां पर, तो ये जो इंटीग्रेशन बन रहा है ये बिल्कुल आरसी वाला ही जैसा इंटीग्रेशन है। आरसी में हमने किया था ना, वैसा वैसा इंटीग्रेशन है। मैं तुम चाहो तो तुम्हें एक सेकंड के लिए बता भी दूंगा कि क्या होता है इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं बच्चों, ये वैल्यू मैं लेता हूं यहां पर, विच इज F0 r b स्क्वायर l, इसको ऊपर लिख देता हूं क्योंकि हमें दोबारा से इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो F0 r b स्क्वायर l स्क्वायर को मैंने अलग से जो है वो लिख लिया है। ठीक है, ताकि मैं कंफर्म कर सकूं इसको। एनीवेज, तो इंटीग्रेशन बिल्कुल सेम है जो हमने इंटीग्रेशन किया आरसी के अंदर। भाई dx by x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, dx by x का इंटीग्रेशन होता है log x, dx अपॉन में x प्लस 2 का log x प्लस 2, dx अपॉन में 3x प्लस 2 का तो log 3x प्लस 2, जिससे मल्टीप्लाई किया उसे डिवाइड भी करना होता है। ठीक है, तो ऐसा हम ऑलरेडी कर चुके हैं इंटीग्रेशन आरसी के अंदर, तो मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें इंटीग्रेशन आता होगा करना इसका। ठीक है, और वैसे भी तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स में इसको सिखाया गया है 11वीं क्लास में भी। खैर, इसको करते हैं अब हम। तो dt अपॉन में mr क्या लिखेंगे बच्चों, t अपॉन में mr, इंटीग्रेशन हो गया। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log F0 r माइनस में b स्क्वायर l स्क्वायर v। लिमिट पुट कर दी, t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 था, रेस्ट में था, किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी मान लिया हमने v। ठीक है, तो ये हो गया हमारा t अपॉन में mr, और log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई b। तो log F0 r
माइनस में बी स्केयर एल स्केयर वी, और फिर v का वैल्यू 0 पुट करोगे तो एफ नॉट आर आ जाएगा। अब ये इधर जाएगा तो लोग ये ई बन जाएगा। अच्छा यहाँ पे नीचे जो है हमने थोड़ा इंटीग्रेशन में गड़बड़ कर दिया यहाँ पर, कि हमने जब इंटीग्रेशन किया यहाँ पर तो साथ में डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। जैसे बताया था ना तुम्हें, log अगर dx अपॉन में 3x प्लस 2 का करता हूं मैं तो ये बनेगा log 3x प्लस 2, लेकिन जिससे x मल्टीप्लाइड है उसे डिवाइड भी करते। तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं v के रिस्पेक्ट में, तो ये मल्टीप्लाइड किससे है, माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर से, इसको माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर से डिवाइड भी करेंगे। खैर अब इधर जाएगा तो जाएगा माइनस में बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर टी, और ये जाएगा log एफ नॉट आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी, और फिर v का वैल्यू 0 पुट करोगे सिर्फ एफ नॉट आर आ जाएगा, ठीक है। अब इस पूरी चीज को हम उठा करके उधर ले जाएंगे तो बन जाएगा ये एफ नॉट आर माइनस में बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी एफ नॉट आर, और ये जाएगा e की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर टी। फिर ये इधर जाएगा, ठीक है, तुम देख पा रहे हो, इसको इधर सीधा मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे, फिर इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये जाएगा एफ नॉट आर कॉमन आ जाएगा, ठीक है, ये और ये ई से, तो 1 माइनस में ई की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर टी इज इक्वल टू ये बन जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी, ठीक है। तो v यहां से आ गया, कितना वैल्यू आ गया v का वैल्यू बच्चों, एफ नॉट आर अपॉन में बी स्क्वायर एल स्क्वायर 1 माइनस में e की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर टी, ये तुम्हारा वेलोसिटी का फंक्शन बन गया। अब इसमें देखो तुम, अगर तुम्हें टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है, t का वैल्यू इंफिनिटी पुट करो तो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी आई बच्चों, एफ नॉट आर अपॉन में बी स्क्वायर एल स्क्वायर, जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं सिंपली, है ना, उसको हमने पहले ही निकाल लिया था। तो यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर क्वेश्चन आता है फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं, तुम्हें ऐसे ही काम करना पड़ेगा। किसी समय पे नेट फोर्स लिखो इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को लिखो डीवी बाई डी, दोनों को ठीक ठाक वेरिएबल पुट करो, v के साथ v वाले, t के साथ जो भी है बाकी रिमेनिंग कॉन्स्टेंट्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद उसको एप्रोप्रिएट तरीके से जो है वो इंटीग्रेट करके एप्रोप्रिएट लिमिट्स डालो, तो तुम्हारा जो भी फंक्शन आएगा टाइम में उसमें t की वैल्यू इंफिनिटी पुट करो, तुम्हें टर्मिनल वेलोसिटी भी मिल सकती है और तुम्हें v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर सवाल सिर्फ आएगी टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं निकालनी, तो इस तरीके से करना बेवकूफी होगी। फिर हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया, देखो हमने v अगर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल ली है तो इसमें तो सारी वेलोसिटीज आ गई, तुम t इज इक्वल टू 0 भी पूछो, t इज इक्वल टू इंफिनिटी भी पूछो, किसी भी पूछो, तो कोई बच्चा बोलेगा सर समझदारी तो इसी में है कि v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल ले, अगर वो हमें मिल गया तो फिर तो हमें किसी भी टाइम पे वेलोसिटी मिल जाएगी। लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, तुम्हें देखो सोल्व करने में थोड़ा टाइम लगा, ठीक है। और अगर तुम्हें टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है और तुम चाहते हो जल्दी आ जाए, तो उसके लिए तुम्हें मेथड नंबर 1 ऑप्ट करना चाहिए, जहां पे टर्मिनल वेलोसिटी के लिए मैं बोलता हूं कि एक्सेलरेशन शुड बी 0, तो नेट फोर्स जो है वो शुड बी 0, और वहां पर हमने दोनों फोर्स को इक्वेट किया, जो भी वेलोसिटी आई तो वह आई हमारी एफ नॉट आर अपॉन में बी स्क्वायर एल स्क्वायर ही आई थी, ठीक है। तो ऐसे हम शॉर्टकट में काम कर सकते हैं। यहां पर अगर तुम एक्सप्रेशन देखो तो ये एक्सप्रेशन हमारे सामने बहुत पहले भी आ चुका है, आरसी में भी आया था। जब भी कोई चीज बढ़ रही हो और उसका बढ़ने का रेट घट रहा हो, और वो इसलिए घट रहा हो क्योंकि वो चीज बढ़ रही है, तो इस प्रकार का एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है। यहां पर वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन उसका बढ़ने का रेट यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो घट रहा है, और वो इसीलिए घट रहा है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है ना। देखो यहां पर भाई एक बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि एक्सेलरेशन अगर घट रहा है इसका मतलब ये नहीं होता कि वेलोसिटी घट रही है। अगर एक्सेलरेशन घट रहा है इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी अब धीरे धीरे चेंज होगी, ठीक है। देखो एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो यहां पर तुम्हारा जो वेलोसिटी है वो आगे आएगा, और हमेशा तुम्हारा एफ मैग्नेटिक एफ नॉट से जो है वो छोटा बन रहा है, तो एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ रह रहा है। ऑल्दो धीरे धीरे एफएम का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण नेट फोर्स घटता जा रहा है, लेकिन है तो अभी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना, है तो अभी भी वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। इसलिए हमेशा वेलोसिटी बढ़ता, एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, इसलिए हमेशा वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ता रहेगा। लेकिन क्योंकि नेट फोर्स का वैल्यू धीरे धीरे घट रहा है, ठीक है, और वो इसलिए घट रहा है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है तो पीछे वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, तो वो भी बढ़ रहा है, तो नेट फोर्स कम हो रहा है और एक्सेलरेशन भी कम हो रहा है। लेकिन एक्सेलरेशन कम होने का मतलब है कि वेलोसिटी अब धीरे धीरे बढ़ेगी। अगर एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो हर सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है, 10 10,
तो 10 से 20, 30, 40, अब एक्सेलरेशन घट करके 5 हो गया तो अभी भी बढ़ेगी 40 से 45, 50, 55, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। तो यहां पर वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है, लेकिन उसका बढ़ने का रेट विच इज एक्सेलरेशन वो घट रहा है, और वो इसीलिए घट रहा है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है, जिससे वो पीछे वाला फोर्स जो है वो बढ़ जा रहा है। तो इस प्रकार का एक्सप्रेशन हमारा बनता है, ठीक है। ये हम आरसी के अंदर भी देख चुके हैं। फटाक से जो है इसको नोट कर लो और फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। जल्दी इसको नोट करो, कोई डाउट है तो जरूर पूछ सकते हो। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि तुमने कोई फोर्स नहीं लगाया, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी तुमने उसको दे दी है v नोट की, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी तुमने दे दी है उसको v नोट की। ये तुम्हारा v नोट जो है ये इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। तुमसे पूछा है फाइंड v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और दूसरा टोटल हीट लॉस इन रेजिस्टेंस। ये दो तुमसे सवाल पूछे हैं, ठीक है। इनको हम अब करने की कोशिश करेंगे। तुम चाहो तो 1 मिनट के लिए मैं तुम्हें समय दे देता हूं, तुम ट्राई कर सकते हो, कर लो जरा। करना वैसे ही है बच्चों। कैसे करना है, किसी भी समय पर इस पे नेट फोर्स लिखो। अब अगर तुम सिचुएशन को देखो, क्या सिचुएशन है, देखो जरा क्या सिचुएशन है यहाँ पर। ये वेलोसिटी है तो मोशनल ईएमएफ आएगा, मोशनल ईएमएफ आएगा तो करंट आएगी, ठीक है। और करंट आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो मैग्नेटिक फोर्स भी आएगा। बिना सोचे समझे हम बोल सकते हैं कि डायरेक्शन कैसी आएगी, डायरेक्शन ऐसी आएगी कि वेलोसिटी को अपोज करे, ठीक है। क्योंकि हमेशा भाई इसमें करंट अगर फ्लो कर रही है तो एनर्जी इसके अंदर डिसिपेट हो रही है। अगर एनर्जी डिसिपेट हो रही है तो वो एनर्जी इसी की काइनेटिक एनर्जी को निकालेगा। इसी काइनेटिक एनर्जी निकालेगा तो फोर्स शुड बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द वेलोसिटी। तो हमने बिना सोचे समझे जो है बता दिया है कि फोर्स मैग्नेटिक पीछे ही आना चाहिए। तुम चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो कि ये आगे बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो फ्लक्स को घटाओ तो ऐसा करंट आना चाहिए। करंट अगर ऐसा आ गया तो इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, आई एल क्रॉस बी, तो एल ऊपर बी अंदर, तो पीछे की तरफ जो तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स आएगा, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट को हम निकालने की कोशिश करते हैं। देखो जरा बच्चों, ये मैंने रोड ले लिए पी क्यू, पीछे फोर्स आएगा एफ मैग्नेटिक, ठीक है, एफ मैग्नेटिक। इसका वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, इनिशियल तो v नोट है, ठीक है। किसी भी टाइम t पे कितना ले लिया मैंने, किसी भी टाइम t पे मैंने जो वेलोसिटी है वो ले लिया है v, ठीक है। अब देखो कैसे काम करेगा। तो नेट फोर्स इज b स्क्वायर l स्क्वायर v बाय r इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास m और एक्सेलरेशन का वैल्यू लिख देंगे dv बाय dt। अब एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, ये साइन वाली दिक्कत जो है वो बच्चों को हमेशा आती रहती है, ठीक है। मैं एक बार फिर से अच्छे से बता देता हूं कि कैसे तुम्हें मालूम पड़ जाता है कि तुमने साइन वाले में गड़बड़ कर रखी है। देखो कैसे जरा। अब कभी भी हम जो है वो पॉजिटिव टर्म को कभी भी नेगेटिव से इक्वेट नहीं करते, हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव से इक्वेट होगी, नेगेटिव नेगेटिव से इक्वेट होगी। तो बी स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, एल स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। ये स्पीड है, ठीक है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड विच विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, रेजिस्टेंस भी पॉजिटिव है, मास भी पॉजिटिव है, dt मतलब चेंज इन टाइम, तो टाइम तो आगे बढ़ेगा तो चेंज इन टाइम विल बी पॉजिटिव। लेकिन क्योंकि फोर्स पीछे की तरफ है इसीलिए वेलोसिटी घटेगी। अगर वेलोसिटी घटेगी तो ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। स्मॉल चेंज है, ठीक है, लेकिन है तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो ये फाइनल अगर वेलोसिटी घट रही है तो dv का वैल्यू नेगेटिव हो गया। तो ये सारा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, एक टर्म नेगेटिव आ गई। तो पॉजिटिव कभी नेगेटिव बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो या तो यहां नेगेटिव लगा दो ताकि ये भी नेगेटिव बन जाए, या यहां नेगेटिव लगा दो ताकि एक नेगेटिव यहां से आएगा और एक नेगेटिव हमने खुद लगा दिया है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। कभी भी पॉजिटिव को पॉजिटिव से ही इक्वेट करना है, पॉजिटिव को नेगेटिव से इक्वेट नहीं कर सकते। आमतौर पर तुम्हें ये चीज दिखाई नहीं देगी,
लेकिन तुम पूरा सोल्व कर लोगे और तुम्हारे आंसर में जब जो है वो नेगेटिव का लफड़ा हो जाएगा, तब तुम इस वाली बात को देखना कि मैंने ऐसा तो नहीं कर दिया है, कहीं चीज को जो है वो dv/dt था उसको मैंने पॉजिटिव तो नहीं लिख दिया जहां पे मुझे नेगेटिव लिखना चाहिए था, या कोई भी रेट हो तुम्हारा, ठीक है। ये वाली गलती हो जाती है, तो तुम्हें स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा। स्टार्टिंग में तुम क्या करोगे, पॉजिटिव लिख कर काम करोगे। जब तुम्हारा आंसर आएगा और उसमें नेगेटिव का हेरा फेरी होगा, तब तुम्हें जाकर के पीछे देखना पड़ेगा, और 2-3 बार तुम जाके पीछे देखने लग जाओगे, फिर तुम्हें अपने आप ही मालूम पड़ जाएगा कि कहां पर नेगेटिव लगाना होता है, कहां पर नहीं लगाना होता है। एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको लिख दिया dt अपॉन में b स्क्वायर l स्क्वायर, ऊपर था सॉरी, ठीक है। तो b स्क्वायर l स्क्वायर mr, नेगेटिव इधर ले गए, ठीक है, माइनस इसके आगे लिख देते हैं ताकि ना ये बोर्ड टूटा हुआ इसका यूज कर लेते हैं। तो माइनस ऑफ dt, ठीक है, या फिर माइनस ऑफ b स्क्वायर l स्क्वायर dt अपॉन में mr, और यहाँ पे हो गया dv/v। इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, यहाँ पर भी इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, नेगेटिव साइन है ये। अब ये हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर l स्क्वायर mrt, और यहाँ पे हो जाएगा log v, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर टी log v। t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी कितनी है बच्चों, v नॉट। किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v, ठीक है। तो इसका मैंने वैल्यू निकाला, तो कितना निकल कर क्या है यहाँ से, माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर टी log v/v नॉट। तो v का वैल्यू यहां से आ जाएगा v नॉट e की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर इंटू में टी, ठीक है। तो ये कैसा कैसा आ गया है कि ये चीज डिक्रीज कर रही है, डिक्रीजिंग चीज आ गई तुम्हारी यहाँ पर, ठीक है। वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है और उसका डिक्रीज करने का रेट भी डिक्रीज कर रहा है, और इसीलिए डिक्रीज कर रहा है क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। भाई पीछे ये एफएम ही तो फोर्स है जो इसको स्लो डाउन कर रहा है, जो इसकी वेलोसिटी को कम कर रहा है। अब वेलोसिटी कम हो रही है तो धीरे धीरे एफएम भी कम होता रहेगा, यानी कि जो रिटार्डेशन है वो भी कम होता रहेगा। तो यहां पर हम जानते हैं कि जब भी कोई चीज बढ़ती है लेकिन उसका बढ़ने का रेट घट रहा हो, और वो इसीलिए घट रहा हो क्योंकि वो चीज बढ़ रही है, तो 1 माइनस ई वाला एक्सप्रेशन आता है। लेकिन अगर कोई चीज घट रही है और उसका रेट भी घट रहा है और इसीलिए घट रहा है क्योंकि वो चीज घट रही है, तो ये सीधा ई वाला एक्सप्रेशन आता है, ठीक है। यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी तुमसे इसलिए नहीं पूछी गई है क्योंकि टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो फाइनली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा जब भी कुछ इस तरह क्वेश्चन आ जाए, फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो बच्चों तुम्हें क्या काम करना है, रोड बनानी है, उसके ऊपर नेट फोर्स बनाना है इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एप्रोप्रिएट साइंस के साथ उसको इंटीग्रेट कर देना है, तो तुम्हारा अपने आप ही आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाला पार्ट इसमें क्या बोल रहे हैं, हीट लॉस कितना होगा। देखो जो इंड्यूस करंट फ्लो कर रही है वो एनर्जी निकाल कहां से रही है, वो निकाल रही है रोड की काइनेटिक एनर्जी से। लास्ट में क्या होगा, जब इसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी, जैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म होगी यानी कि स्पीड जीरो तो ये रेस्ट में आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी तो फ्लक्स चेंज करना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लक्स चेंज करना बंद हो जाएगा तो ईएमएफ भी प्रोड्यूस नहीं होगा, इंड्यूस नहीं होगा, और अगर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो फिर कोई भी हीट डिसिपेशन भी होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये इसी से एनर्जी विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो करते करते अगर विड्रॉ करते करते इसका एनर्जी 0 हो जाता है तो जाहिर सी बात है फिर जो है यहां से कोई भी हीट डिसिपेशन होना बंद हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी कितना है, हाफ mv नॉट स्क्वायर। धीरे 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 यही एनर्जी जो है वो रेजिस्टेंस के अंदर धीरे धीरे हीट के फॉर्म में जो है वो डिसिपेट हो रहा है। जब ये पूरा का पूरा एनर्जी जो है वो डिसिपेट हो जाएगा हीट के फॉर्म में, तो फिर पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। तो तुम्हारा जो हीट लॉस है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होगा। हीट लॉस कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोड, ठीक है, दैट विल बी हाफ mv नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है वो हीट लॉस का वैल्यू आ जाएगा जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोड ही है बच्चों, ठीक है। कई लोग इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि सर मैं तो उससे निकालूंगा, आपने ये चीज दिखाई थी कि हीट लॉस होता है आई स्क्वायर आर dt का इंटीग्रेशन, तो तुम कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट पुट करना 0 से इंफिनिटी, आई का वैल्यू क्या लिखोगे, BLV/R, ठीक है। अब v क्या लिखोगे, ये तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो मुश्किल नहीं, इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे माइनस का 2t आ जाएगा, ठीक है, ये v नॉट स्क्वायर आ जाएगा। तो आई स्क्वायर में आई का वैल्यू BLV/R इंटू में R dt का इंटीग्रेशन करोगे, लिमिट पुट करोगे तो आंसर यही निकल करके आना चाहिए हाफ mv नॉट स्क्वायर। तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, मैं चेक नहीं करूंगा, मैंने सीधा इसको एनालिटिकली निकाल लिया है कि इसके अंदर जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है वो रोड से ही खींची जा रही है, और रोड के पास जो एनर्जी है वो सारी जब खींच ली जाएगी तो रोड रुक जाएगी और करंट भी फ्लो करना बंद कर देगा। तो टोटल जो एनर्जी है वो सारी रेजिस्टेंस के थ्रू डिसिपेट होगी, और तो कहीं जाने का कोई सुविधा ही नहीं है यहाँ पर। तो हीट लॉस जो है वो जो भी तुमने काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ इसको, अगर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रहा है, अगर फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं हो रहा है
तो जो भी काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस होगा वो तुम्हारा हीट लॉस हुआ है, और फाइनल अगर तुम्हारा वेलोसिटी जीरो हो जा रहा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो हो जा रहा है, तो तुम्हारा क्या होगा, जो भी एनर्जी था वो सारा का सारा इसमें से डिसिपेट हो चुका होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, कल इसमें 2 क्वेश्चन हम और ऐड करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है तो इसके अंदर जरूर पूछ लो।